हाय एवरीवन। ये लेक्चर हमारा सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए रेलेवेंट है। उनके कॉर्पोरेट लॉ सब्जेक्ट में चैप्टर 11 है, जिसका नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बहुत छोटा सा चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे जब हम फॉर्मली अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। चैप्टर का नाम कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो नॉर्मली जो भी अपनी कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती हैं, वो सारी तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही इनकॉर्पोरेट होती हैं। बट आउटसाइड इंडिया जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, वो तो इंडिया के लॉ से गवर्न नहीं हो रही ना। बट रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ये जो कंपनीज बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं, और ये बिजनेस इंडिया में कर रही हैं किसी भी तरह से, इधर बाय एजेंट्स या डायरेक्टली बिजनेस कर रही हैं, या फिर ई मोड से बिजनेस कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं, तो इन सब के लिए अपना कंपनी लॉ बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स रखता है कि भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और कुछ कंप्लायंस मेंशन करता है जो कि इन कंपनीज को कंप्लाई करने पड़ते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जो हैं, इनके रिगार्डिंग इनको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करने हैं, अगर इन्होंने कोई लोन ले रखा है तो उसके रिगार्डिंग इनका चार्ज वगैरह का कोई क्रिएशन होगा या नहीं होगा, ये डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कोई और सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अमलगमेट हो सकते हैं क्या, अमलगमेट मर्जर एक्विजिशन, इसके अलावा प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं क्या, बेसिकली इंडियन इन्वेस्टर्स से फंड्स रेज कर सकते हैं क्या, या फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर सकते हैं क्या। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि भाई ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो सिमिलरली ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट है। बेसिकली बाहर की कंपनी इंडिया में आके डिपॉजिट रिसीट्स इशू करती है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड सो ऑन। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बट चैप्टर बहुत ही प्रोसीजरल है कि भाई आपको बताएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको क्या मेंटेन करके चलना है, उसमें कोई रिलीफ है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली फॉरेन कंपनी से हम बोलते क्या हैं। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बेसिकली इंडिया के बाहर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो इट्स अ फॉरेन कंपनी। बट उनके लिए दो चीज़ें हैं कि भाई हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एक तो वो बिजनेस कर रहे हो कि भाई प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, वेदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद उनका उन्हें अपना कोई ब्रांच ऑफिस खोला हो, या फिर बेसिकली गोडाउन खोला हो वैसा करके, और थ्रू एन एजेंट, या तो वो किसी एजेंट के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस, या फिर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो बेसिकली आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। एंड ये मतलब एंड का मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भाई आप कोई बिजनेस इंडिया में कर रहे हो, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एंड हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये दो रिक्वायरमेंट्स जब आप सेटिस्फाई करोगे तभी आपको फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी, और फिर आपको रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन विद द एमसीए करवाने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, इलेक्ट्रॉनिक मोड की को डिफाइन किया इन लोगों ने। इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड वेदर मेन सर्वर इज इंस्टॉल्ड इन इंडिया और नॉट। बेसिकली जो भी चीज़ें आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उनके लिए एक सर्वर होता है। तो वो सर्वर चाहे इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, बट अगर किसी भी आप इंडियन पर्सन से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे इंडियन बिजनेस से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपको यही माना जाएगा कि भाई आप इंडिया में अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर एजेंट्स के थ्रू कर रहे हो तो वो इजीली स्टैब्लिश हो जाएगा कि भाई आपका एजेंट इंडिया में आपके बिहाफ पे बिजनेस कंडक्ट कर रहा है। बट इलेक्ट्रॉनिक मोड में थोड़े चैलेंजेस होते हैं ये प्रूफ करने में कि भाई इंडिया में हमने बिजनेस किया है। सबसे बड़ा प्रूफ तो यही मांगते थे कि भाई इंडिया में मेरा सर्वर ही नहीं है, तो मैंने इंडिया में बिजनेस कैसे किया। बट इन्होंने बोल दिया कि भाई आपका इंडिया में सर्वर हो चाहे ना हो, बट अगर आपको इंडिया से रेवेन्यू आ रहा है ना, तो हम उसे यही मानेंगे कि भाई इट्स अ बिजनेस कंडक्टेड इन इंडिया।
तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है, इन्होंने इंक्लूड तो किया, बट ये भी लिखा है कि ऐसा नहीं है कि बस यही चीज़ें इंक्लूड होंगी, अगर आप किसी और भी तरह का रेवेन्यू जनरेट करते हो ना इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो वो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन इंडिया माना जाएगा। अब बेसिकली ये क्या बोलता है ना कि भाई बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन, ये कैसे हो सकते हैं कि भाई कोई बिजनेस है, उसने फॉरेन की कोई भी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदा, तो सॉफ्टवेयर खरीदा उसके लिए वो पर मंथ कुछ चार्ज कर रही है, मतलब इंडियन बिजनेस एंटिटी इंडियन बिजनेस एंटिटी फॉरेन कंपनी, अब फॉरेन कंपनी ने क्या किया ना, फॉरेन कंपनी ने अपना लाइसेंस दिया फॉर सॉफ्टवेयर, और इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को पे कर रही है रेवेन्यू। ठीक है, तो जब ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये हुआ तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ही ना। बेसिकली फॉरेन कंपनी ने कोई अपना इंडिया में बिजनेस कैसे किया, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू किया। ठीक है, तो इसलिए बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक ये एग्जांपल बनता है कि भाई इंडियन एंटिटी ने कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदा फॉरेन कंपनी से, अब फॉरेन कंपनी को मंथली पेमेंट जा रहा है या फिर रॉयल्टी जा रही है एक्स वाई से, जिस भी मोड में उनका रेवेन्यू जा रहा है, बट फॉरेन एंटिटी इंडिया में बिजनेस कर रही है। सेकेंडली क्या बोलता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, अब किसी कंज्यूमर ने फॉरेन का कोई एप्लीकेशन खरीदा या कोई सर्विस ली, तो वो भी बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन हो गया। आपने फॉरेन की कंपनी से इंडिया में कोई सर्विस परचेज की, कंज्यूमर ने पे किया, तो भाई फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, तो फिर इसलिए ये फॉरेन कंपनी की तरह रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। डेटा इंटरचेंज और अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन्स, बेसिकली डेटा इंटरचेंज मतलब कोई और ट्रांजेक्शन्स हैं कि भाई कोई और न्यूज़ या कोई और रिपोर्ट्स वगैरह मांग रहे हैं या फिर एनीथिंग, तो वो सारी इंफॉर्मेशन या जो भी अगर वो उसके कंपनसेशन में अगर कुछ फंड्स जा रहे हैं तो वो बिजनेस कंडक्ट हो गया, राइट। ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, इनवाइटिंग डिपॉजिट्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फॉर सब्सक्रिप्शन एंड सिक्योरिटीज इन इंडिया और फ्रॉम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बेसिकली कोई भी फॉरेन की कंपनी है, मान लो कोई भी म्यूचुअल फंड है फॉरेन का, या फिर कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, अब ये लोग क्या सर्विसेज देते हैं कि भाई आप पर्टिकुलर ईटीएफ परचेज कर लो या स्टॉक परचेज कर लो या सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई कर लो, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होते हैं। आपके पास डीमैट्स होते हैं, उसी में आपके शेयर्स वगैरह आते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। सिंस ये बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कंडक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इनको ई मोड की इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन में कवर किया है। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि भाई स्टॉक्स हैं, स्टॉक है या सिक्योरिटीज है, सिमिलरली इसके साथ डिपॉजिट्स भी आ सकता है कि कोई फॉरेन कंपनी अपने डिपॉजिट रिसीट्स इशू करेगी, हमसे फंड लेगी और अपना फंड्स लेके अपना बिजनेस करेगी, फिर हमें उस पर इंटरेस्ट पे करती रहेगी, या फिर जो भी आपके टर्म्स ऑफ इशू है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिटर्न मिलना है वो आपको रिफंड आएगा, वैसा। फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आजकल बहुत सारी ना मार्केट में ऐप्स हैं जो कि आपके फॉरेन के ट्रांजेक्शन्स को सीमलेस बनाते हैं। फॉरेन ट्रांजेक्शन्स सीमलेस, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है ना कि भाई आपको जो डॉलर टू आईएनआर का कन्वर्जन करवाना होता है, वो अच्छे रेट्स पे, अच्छे कन्वर्जन रेट्स पे और इजी वे में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल सेटलमेंट्स या फिर वेब बेस्ड मार्केटिंग। जैसे कि आप यूट्यूब देखते हो, फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, उस पर बहुत सारे एड्स आते हैं, तो वही है कि भाई जो वेब बेस्ड मार्केटिंग की सर्विस होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करी जाती है, राइट।
एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज, बेसिकली आपने कोई भी बाहर की लीगल फर्म से कंसल्टिंग के लिए आपने वर्चुअल कंसल्टिंग ले ली कि भाई हमने केवल अपने सिस्टम से बैठ के वर्चुअली अटेंड किया और जो भी हमारी क्वेरीज थी हमने फॉरेन के लॉयर या फिर कंसल्टेंट से अपनी पूरी एडवाइजरी ले ली। डेटाबेस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, बेसिकली डेटाबेस क्या होता है ना कि भाई क्लाउड सर्विसेज होती हैं, तो यहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करते हो, तो सिंस इनके लिए सर्वर्स रिक्वायर्ड होता है, आपका सर्वर फॉरेन में भी हो सकता है इंडिया में भी हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो उसी अकॉर्डिंग ये जो डेटाबेस सर्विसेज हैं या फिर उनके रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट्स की भाई कुछ भी सिक्योरिटी इन्हांसमेंट या एक्स वाई जेड कुछ और एड ऑन्स अगर हमने परचेज किए हो तो वैसा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको लाइव लोकेशन बताते हैं कि भाई आपका कार्गो कहाँ पे है अभी, आप कितने दिन में एक्सपेक्टेड है कि पहुँचेगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो वो सब चीज़ें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। ऑनलाइन सर्विसेज सच एज टेली मार्केटिंग, टेली कम्यूटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च, बेसिकली ये सारे के सारे वर्चुअल ट्रांजेक्शन्स हैं जहाँ पे आप मार्केटिंग के रिगार्डिंग परचेज करते हो सर्विसेज, कम्यूटिंग या फिर मेडिसिन मतलब कंसल्टिंग किया किसी भी फॉरेन के डॉक्टर से, या फिर एजुकेशन है कोई भी फॉरेन की कोचिंग इंडस्ट्री या फिर यूनिवर्सिटी में आपने इनरोल किया और उसे आप वर्चुअली अटेंड कर रहे हो, या फिर इंफॉर्मेशन रिसर्च, बेसिकली आप किसी भी फॉरेन एंटिटी से इंफॉर्मेशन या रिसर्च शेयर कर रहा हो, तो वो सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर हो जाएंगी। ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिससे हम मान सकते हैं कि वो उसके थ्रू आप इंडिया में बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, तो इट विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि भाई वो फॉरेन कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो फॉरेन कंपनी के लिए क्या दो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं? हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode. Secondly, conducts any business activity in India in any other manner. बेसिकली आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, ये मेजर रोल प्ले करेगा कि भाई आप फॉरेन कंपनी है, आपको रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना है। इसके बाद क्या बोलता है ना, वेदर कंडक्टेड बाय ईमेल, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन और अदरवाइज, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। For the purpose of this clause, electronic based offering of securities, subscription thereof, or listing of securities in IFSC set up under Section 18 of SEZ Act 2005 shall not be constructed as electronic mode. Basically अगर आप IFSC में कोई भी ऐसी सर्विसेज देते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो इनको हम एज अ बिजनेस नहीं मानेंगे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो इंडिया में, तो ये इनके रिगार्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन से इनको एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है सर। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज, बेसिकली अब फॉरेन कंपनीज के ऊपर ये जो कंपनीज एक्ट लगेगा इसके कौन कौन से सेक्शंस लगेंगे उसके बारे में डिस्कशन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी, सेक्शन 380 टू 386 एप्लीकेबल रहेगा, फिर सेक्शन 390 टू 393 शैल अप्लाई टू ऑल फॉरेन कंपनीज। It implies that all companies which fall within the definition of foreign company as per section 2 clause 42 shall comply with the provisions of this chapter। बेसिकली जो भी फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सारी की सारी आपको सेक्शन 380 टू 386 या फिर 392 एंड 393 में रेफर करके मिल जाएंगी। रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, बेसिकली ये क्या बोलता है ना, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसमें 50% से ज़्यादा का जो भी शेयर कैपिटल है ना, उसमें होल्डर्स हैं उसके इंडियंस हैं, तो उसके लिए और भी प्रोविजंस हैं जो कि उसको कंप्लाई करने पड़ेंगे। वे आर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे पार्टली इक्विटी हो, चाहे पार्टली प्रेफरेंस हो, ऑफ अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया। मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है ना कि भाई या तो सिटीजन ऑफ इंडिया के पास हो या फिर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया के पास हो, और इनका एग्रीगेट करके जो फॉरेन कंपनी की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है। उस केस में क्या करेंगे, सच फॉरेन कंपनी शैल ऑल्सो कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22। चैप्टर 22 आप पढ़ रहे हैं,
regarding foreign companies and such other provisions of this act as may be prescribed with regard to the business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India. बेसिकली उसको किस रिगार्डिंग बाकी के प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे, केवल उसके रिगार्डिंग जो बिजनेस वो इंडिया में कर रही है। ऐसा नहीं कि अपना सारा का सारा टर्नओवर एंड ऑल वो सब कुछ यहाँ पे कंप्लाई करने के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा डेटा यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी, वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है। with regard to business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India। ठीक है सर। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे आरओसी को। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एवरी फॉरेन कंपनी शैल विद इन 30 डेज, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जब से आपने अपना बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश किया है उससे 30 डेज के अंदर अंदर 30 days of establishment of its place of business in India deliver to the registrar for registration। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? A certified copy of the charter, statutes or memorandum and articles of the company or other instrument constituting or defining the constitution of the company। जैसे आप इंडियन कंपनीज का देखते हो तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से डिफाइन होता है, या तो आप मेमोरेंडम पढ़ लो और उसके साथ आर्टिकल पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी में सब्सक्रिप्शन क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी के बिजनेस ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे, तो वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सिमिलरली अगर कोई कंपनी अब्रॉड में इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसके सिमिलर जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंडिया में बोला जाता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है, सिमिलर डॉक्यूमेंट्स भले किसी और नाम से फॉरेन कंपनी के पास हो वो डॉक्यूमेंट्स आप आरओसी के पास फाइल करोगे। If the instrument is not in the English language, a certified translation thereof in the English language। अब बेसिकली फॉरेन की कंपनी है तो वो किसी और लैंग्वेज में भी इंकॉर्पोरेट हुई होगी ना, तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो सिमिलरली सिंपली आप उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन हमारे पास रजिस्ट्रार के पास फाइल करवा दो। ठीक है सर। फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड और फिजिकल ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी। बेसिकली कंपनी के हेड जो भी हेड ऑफिस है वहाँ का एड्रेस रजिस्ट्रार के पास आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। बेसिकली आपको डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज की डिटेल देनी है, बेसिकली की मैनेजरियल पर्सन्स की डिटेल देनी है टू द आरओसी। इन रिलेशन टू द नेचर ऑफ पर्टिकुलर्स टू बी प्रोवाइडेड एज अबव द रूल, कौन सा रूल है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014 प्रोवाइड दैट list of directors and secretary or equivalent of the foreign company shall contain the following particulars। बेसिकली आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। पर्सनल नेम एंड सरनेम इन फुल, जो कि फॉरेन कंपनी का डायरेक्टर है या फिर की मैनेजरियल पर्सन है उसकी डिटेल्स की बात हो रही है। एनी फॉर्मर नेम और नेम्स एंड सरनेम और सरनेम्स इन फुल, अगर कोई और पुराना नाम कुछ और भी था तो वो भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। डायरेक्टर के फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, कौन सी कंट्री का नेशनल है वो, इफ द प्रेजेंट नेशनैलिटी इज नॉट द नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन, हिज नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन, बेसिकली किस कंट्री में वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए थे। पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू एंड कंट्री ऑफ इशू। इफ अ पर्सन होल्ड्स मोर देन वन पासपोर्ट देन डिटेल्स ऑफ ऑल पासपोर्ट्स टू बी गिवन। बेसिकली अगर आपके पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट्स हैं ना तो वो सारे पासपोर्ट्स की आप डिटेल आरओसी के पास फाइल करोगे। ओके सर। पैन नंबर अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल्स दोगे आप, आपके ऑक्यूपेशन की डिटेल दोगे जो भी आपका बिजनेस है। वेदर डायरेक्टरशिप इन एनी अदर इंडियन कंपनी, बेसिकली वो जो भी फॉरेन का बंदा है, फॉरेन की कंपनी का डायरेक्टर है, उसके पास इंडिया में और भी कोई डायरेक्टरशिप्स हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे रहेगा, कंपनी का नाम, कंपनी का सिम। अदर डायरेक्टरशिप और डायरेक्टरशिप्स हेल्ड बाय हिम, जिस कंपनी में भी डायरेक्टर है उन सारी कंपनीज की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। मेंबरशिप नंबर फॉर सेक्रेटरी ओनली, बेसिकली जो भी कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं उनके रिगार्डिंग उनका इंस्टीट्यूट उनमें इनरोलमेंट नंबर देता है, मेंबरशिप नंबर देता है, तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। या फिर फॉरेन कंपनी है तो उस फॉरेन कंपनी का अगर अब्रॉड में कोई भी ऐसा मेंबर है, सेक्रेटरी है बेसिकली, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आरओसी को देना पड़ेगा। ईमेल आईडी सो दैट जिसके थ्रू हम आगे कम्युनिकेशंस कर सकें। नेम एंड एड्रेस और द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन्स रेसिडेंट इन इंडिया authorized to accept on behalf of the company service of process
and any notice or other documents required to be served on the company. बेसिकली ना आपको नेम एंड एड्रेस देना पड़ेगा जिस भी बंदे को आप ऑथराइज करोगे इंडिया में to accept on behalf of the company service of process and any notice or other documents required to be served on the company. बेसिकली अगर आरओसी से कोई कम्युनिकेशन आना है या फिर किसी और पर्सन से आपके पास कम्युनिकेशन आना है ना, तो आपको एक इंडिया में एक पर्सन को ऑथराइज करना पड़ेगा कि जिसको हम अगर लेटर भेजें तो हम डीम कर सकें कि भाई कंपनी को रिसीव हो गया. राइट सर. The full address of the office of the company in India in which is deemed to be its principal place of business in India. यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि किसी पर्सन का एड्रेस चाहिए, वन और मोर पर्सन, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑफिस ऑफ द कंपनी. बेसिकली ऐसा ऐसा एड्रेस चाहिए जिससे कि हम कंपनी का ऑफिस माने. और यहाँ पे हमने क्या मांगा था, एड्रेस ऑफ द पर्सन. जिसको डॉक्यूमेंट दे दिया तो हम मान लें कि भाई हमने कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे दी है. Particulars of opening and closing of a place of business in India on earlier occasion or occasions. बेसिकली आप अगर आज कोई कंपनी रजिस्टर करवा रहे हो, फॉरेन कंपनी, और उस फॉरेन कंपनी ने इससे पहले भी एक दो बार अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया है और उसके बाद वो बंद करके वापस चली गई, तो वो सारी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेंगी कि भाई आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका इंडिया में बिजनेस का हिस्ट्री क्या है, आपने क्या इससे पहले भी कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर करवाई थी या नहीं करवाई थी. क्लियर सर. Declaration that none of the directors of the company or the authorized representative in India has ever been convicted or debarred from formation of companies and management in India or abroad. बेसिकली ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी लोग कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो लोग कन्विक्टेड नहीं है या फिर डिबार्ड नहीं है फ्रॉम गेटिंग देमसेल्फ होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप. एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब. इसके अलावा कुछ और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी आप दे सकते हैं. फॉर्म्स कौन सा जाएगा, फॉर्म FC1 विद इन 30 days ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. फीस के साथ ही फॉर्म भरेगा, वेरी सिंपल. एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 381. 380 सबसेक्शन 1 हमने यहाँ पर पढ़ लिया है. ठीक है सर, आगे बढ़े. द एप्लीकेशन शैल ऑल्सो बी supported with an attested copy of approval from the RBI under the FEMA Act or regulation and also from other regulators. बेसिकली जब भी फॉरेन कंपनी आती है ना, तो जो भी फंड्स लाएगी वो इंडिया में, उसके रिगार्डिंग उसको आरबीआई की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है अप्रूवल्स की, कि भाई फेमा के अंडर उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो उन सब चीज़ों के बारे में बोला है कि भाई अगर जब भी आप ये अपना FC1 फाइल करोगे ना, तो उसके साथ साथ आपको जो भी आपको आरबीआई से अप्रूवल्स मिले हैं या फिर सेक्टोरल अप्रूवल्स मिले हैं फॉर दी कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वो सब भी आप आरओसी के पास फाइल करोगे. Approval is required by such foreign company to establish a place of business in India or a declaration from the authorized representative of such foreign company that so no such approval is required. या तो फिर आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप फाइल कर देगी भाई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमारे ऊपर, तो हम ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. क्लियर सर. ओके. आप ये ऑफिस कौन से आरओसी के एड्रेस पे डिलीवर करोगे, कौन से आरओसी के जुरिस्डिक्शन पे डिलीवर करोगे. तो बेसिकली रजिस्ट्रार हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर न्यू दिल्ली. ये कहाँ लिखा है, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स में लिखा है कि भाई जो भी फॉरेन कंपनी रजिस्टर होगी ना, वो न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास ही रजिस्टर होगी, उसके पास ही उसका जुरिस्डिक्शन होगा. इट शैल बी अकम्पनीड विद द प्रिस्क्राइब्ड फी. वेरी ऑब्वियस. इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इट शैल फोर्थविथ गिव नोटिस ऑफ द फैक्ट टू द रजिस्ट्रार. बेसिकली ये क्या बोलता है ना कि भाई अगर कोई जैसे फॉरेन कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही है तो वो बोलता है कि रजिस्ट्रेशन करवाओ, बट अब फॉरेन कंपनी बंद करने का है तो आपको तुरंत के तुरंत इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई हमने अपना बिजनेस इंडिया में सीज कर दिया. इफ एनी फॉरेन कंपनी ceases to have a place of business in India, it shall forthwith give notice to of the fact to the registrar, and from the date on which such notice is so given, the obligation of the company to deliver any document to the registrar shall cease, provided it has no other place of business in India. बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपके दो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया उसमें से आपने एक बंद कर दिया तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल करना. आपका एक बिजनेस तो चल रहा है ना, तो उसके रिगार्डिंग तो आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे ही. मान लो आपके दोनों के दोनों बिजनेस बंद हो गए होते तो आप बोलते कि भाई अब मेरा इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है तो मैं आप आगे मेरे ऊपर कोई भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. ठीक है सर. अब ये थोड़ा सा ट्रांजिशन प्रोविजन है.
अंडर सेक्शन 382 एवरी फॉरेन कंपनी existing at the commencement of Companies Act 2013 which has not delivered to the registrar the documents and particulars specified in section 592(1) of Companies Act 1956, जो कि Companies Act 2013 से पहले वाला एक्ट है, Companies Act 1956. It shall continue to be subject to the obligation to deliver those documents and particulars in accordance with Companies Act 1956. बेसिकली अगर आपका ड्यू था कि भाई 1956 एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होना था, तो आपका रजिस्ट्रेशन उसी अकॉर्डिंग होगा, आपको अननेसेसरी कंपनीज एक्ट 2013 में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये बेसिकली अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग हमने इसको पढ़ लिया. फॉर्म, प्रोसीजर, टाइम विद इन विच ऑल्टरेशन इन डॉक्यूमेंट शैल बी इंटीमेटेड टू द रजिस्ट्रार. Section 383 provides that where any alteration is made or occurs in documents delivered to the registrar under Section 380, the foreign company shall within 30 days of such alteration deliver to the registrar for registration a return containing the particulars of the alteration in the prescribed form. तो बेसिकली ये क्या बोलता है ना कि हमने जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए ना आरओसी के पास, जैसे कि कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट्स या फिर कंपनी का एड्रेस ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो वो सब चीज़ों में अगर कोई भी चेंज आता है, चार्टर, स्टैट्यूट्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, इन सब में ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर हुए हैं, जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्टर हुआ है या कंपनी का नाम चेंज हुआ है या कुछ भी एनीथिंग, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑल्टरेशन. Within 30 days of such alteration, deliver to the registrar for registration a return containing the particulars of the alteration in prescribed form. Prescribed form कौन सा है? FC2. कितने दिन में फाइल करना है? 30 days from the date of alteration. ठीक है सर. इसके बाद हमारा अब अपना अगला टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज. तो ये टॉपिक क्या बोलता है ना कि भाई जो भी फॉरेन कंपनीज इंडिया में रजिस्टर हो रही हैं उनके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की क्या रिक्वायरमेंट्स है. तो ये बोलता है कि एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर, ध्यान देना, इन एवरी कैलेंडर ईयर मतलब जैन टू दिसंबर. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल टू मार्च. इन एवरी कैलेंडर ईयर मेक आउट अ बैलेंस शीट and a profit and loss account in such form containing such particulars including or having attached or annexed thereto such documents as may be prescribed. बेसिकली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है जिस भी फॉर्म में आपको प्रिस्क्राइब्ड है. डिलीवर अ कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार. आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो उनको आप अकॉर्डिंगली टाइमली आरओसी के पास भी फाइल करोगे. अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स, every foreign company shall prepare financial statement of its Indian business operation in accordance with Schedule 3 or as near thereto as possible for each financial year. तो जब आप रूल्स पढ़ते हो तो उधर वो बोलता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप बनाओ इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 3, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लोगे? as near thereto as possible for each financial year including, ये जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे उसके साथ साथ आपको और क्या क्या देना है. डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. अकाउंट्स ऑफ कंपनीज करके चैप्टर है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसमें से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करते समय आरओसी को फाइल करोगे. सेकेंडली क्या बोलता है ना, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट फॉरेन कंपनी. मतलब जो भी फॉरेन कंपनी अब्रॉड में है उस वो जो पेरेंट फॉरेन कंपनी अब्रॉड में रजिस्टर्ड है उसने जो भी अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब्रॉड में फाइल किए हैं, अब्रॉड के आरओसी, रेलेवेंट आरओसी या फिर उधर की गवर्नमेंट के साथ जो भी फाइलिंग्स करी है ना रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया में आरओसी के साथ भी फाइल करोगे. as submitted by it to the prescribed authority in the country of its incorporation, जहाँ पे भी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द एप्लीकेबल लॉज थे. वो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द पेरेंट फॉरेन कंपनी जो भी उसने फाइल किए हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो आप इंडिया में आरओसी के साथ फाइल करोगे. नॉर्मली अगर फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन देखोगे ना सेक्शन 2 में, तो क्या बोलता है कि भाई
जो भी ईयर 31 मार्च को एंड होगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को एंड होगा। बट अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो आप मान सकते हो कि भाई फॉर एन एग्जांपल मान लो मेरी कंपनी हुई है इनकॉर्पोरेट 05/01/24 को इनकॉर्पोरेट हुई। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं 31/3/24 तक के। बट अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो आपको 31 मार्च 24 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31/03/25 तक भी इनकॉर्पोरेट कर सकते, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर सर? where it has been incorporated on or after the first day of January of a year, the period beginning on 31st day of March of the following year। तो बेसिकली 31 मार्च जो कि नेक्स्ट ईयर का होगा, उधर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कर सकते हो इन रिस्पेक्ट वेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज मेड अप। ठीक है सर? प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग company or a subsidiary or associate company of a company incorporated outside India is required to follow a different financial year for consolidation of its accounts outside India, the central government may, on application made by that company or body corporate, allow any period as its financial year whether or not that period is a year। बेसिकली अगर कोई एक्स कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये है एसोसिएट या फिर होल्डिंग या फिर सब्सिडियरी ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये जो कंपनी है ना, इसके ऊपर इसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई इसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे प्रिपेयर होने चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर मैचेस विथ फाइनेंशियल ईयर फॉर ये एसोसिएट और सब्सिडरी या फिर होल्डिंग कंपनी। तो अगर इसको डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है ना, तो इसके रिगार्डिंग इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि wants to follow different financial year। ठीक है? where a company or body corporate which is a holding subsidiary or associate of a company incorporated outside India and is required to follow different financial year for consolidation of its accounts outside India, the central government may, on an application made by that company or body corporate in such form and manner as may be prescribed, allow any period as its financial year whether or not that period is a year। तो बेसिकली जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करोगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ कर सकती है कि भाई आप किसी और पीरियड को अपना फाइनेंशियल ईयर मान सकते हो, भले वो जो पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी वो भले ही ईयर एनुअल हो या ना हो, बेसिकली वो कंप्लीट 365 डेज का पीरियड हो या ना हो। Provided further that any application pending before the tribunal as on date of commencement of Companies Amendment Ordinance 2018 shall be disposed of by the tribunal in accordance with the provisions applicable to it before such commencement। इसका रेलेवेंस नहीं है क्योंकि अभी इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी एप्लीकेशंस अप्रूव करती है, तो पहले ये पावर ट्राइब्यूनल के पास थी। तो इन्होंने वही बोला है कि अगर ट्राइब्यूनल के पास उस टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो ट्राइब्यूनल अपने अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज ऑफ करती। It is important to note that a foreign company having its place of business in India may not necessarily follow a financial year ending on 31st March every year, provided it has obtained the requisite approval from the central government for the same। ये पैरा और ये पैरा सेम पॉइंट की बात करते हैं कि भाई जो भी फॉरेन कंपनी है वो भले ही ऐसा भी हो सकता है कि 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर एंड ना करे, किसी और पीरियड को अपना फाइनेंशियल ईयर मान सकती है अगर वो अप्रूवल ऑब्टेन किया उसने फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट।
Central government is empowered to direct that in case of any foreign company or class of foreign company, the requirement of clause A given above shall not apply or shall apply subject to such exceptions and modifications as may be specified in notification in that behalf. ये प्रोवाइजो है टू सेक्शन 381 सबसेक्शन 1. ये क्या बोलता है ना कि ये जो क्लॉज ए है, मेकिंग आउट अ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस इन सच फॉर्म इंक्लूडिंग और हैविंग अटैच्ड अनेक्स्ड देयर टू सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये रिक्वायरमेंट शायद ना भी एप्लीकेबल हो. कब नहीं एप्लीकेबल होगी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट इन केस ऑफ एनी फॉरेन कंपनी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी फॉरेन कंपनी या क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी, उस पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज ए गिवन अबव शैल नॉट अप्लाई और शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन इन दैट बिहाफ. तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो रिक्वायरमेंट्स वेव ऑफ कर सकती है. कौन सी रिक्वायरमेंट? जो कि हमने यहाँ पे पढ़ी है, बेसिकली बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की. ठीक है सर. इफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो बेसिकली वो आपको ट्रांसलेट करके फाइल करना पड़ेगा. सर्टिफाइड ट्रांसलेशन thereof in the English language shall be annexed. Every foreign company shall send to the registrar along with the documents required to be delivered to him a copy of a list in prescribed form of all places of business established by the company in India. बेसिकली आपके इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी आपकी बिजनेस लोकेशंस हैं, उसकी पूरी लिस्ट आपको आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स as at the date with reference to which the balance sheet referred to in section 381 subsection 1 is made. ठीक है सर. Every foreign company shall file with registrar in form FC3 a list of all place of business established by the foreign company in India as on date of balance sheet. तो बेसिकली ये जो आप डिटेल्स दोगे विद रिगार्ड टू द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये जाएगी फॉर्म FC3 में. ठीक है सर. If any foreign company ceases to have a place of business in India, it shall forthwith give notice of the fact to the registrar, and as from the date on which notice is so given, the obligation of the company to deliver any document to registrar shall cease. बेसिकली ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था शुरुआत में इस चैप्टर के. अगर कंपनी ने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस शट डाउन कर दिया ना, तो उसका वो आरओसी को इंटीमेशन दे दे कि भाई हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस शट डाउन हो गया, और उसके अकॉर्डिंगली उस पर कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं रहेगी फॉर द फर्दर डॉक्यूमेंट फाइल करने की. ठीक है सर. अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स, एवरी फॉरेन कंपनी शैल अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. ये डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं जो कि आपको फाइल करने हैं. कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, बेसिकली कंपनी की एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, सिस्टर कंसर्न, डायरेक्टर्स, अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है उसकी समरी आपको फाइल करनी पड़ेगी. सेकेंडली, रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. जो भी सिंस फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया में रजिस्टर हो रही है, तो जो ये प्रॉफिट्स अपने पेरेंट कंपनी को भेजेगी ना, या फिर अपने सिस्टर कंसर्न्स को भेजेगी, रीपैट्रिएट करेगी, उसका स्टेटमेंट आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा. फिर क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स. बेसिकली किसके बीच में ट्रांसफर होना चाहिए? रिलेशन ऑफ एनी फंड ट्रांसफर बिटवीन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, बेसिकली जो इंडिया में बिजनेस हुआ है, और एनी अदर रिलेटेड पार्टी ऑफ द फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज. तो बेसिकली इंडिया से अगर बाहर फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, बिटवीन द इंडियन जो भी आपने कंपनी रजिस्टर करी है इंडिया में एंड जो बाहर कंपनीज हैं, तो उनके बीच में अगर कोई भी ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो रहा है ना, तो उसकी भी आपको समरी देनी, स्टेटमेंट देना पड़ेगा. तो हमने कौन से 3 स्टेटमेंट पढ़े? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और ट्रांसफर ऑफ फंड्स. ठीक है सर. द अबव स्टेटमेंट शैल इंक्लूड सच अदर पर्टिकुलर्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स. कौन से रूल्स? रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स. ठीक है सर. ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स शैल बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो ये जो भी हमने ऊपर डॉक्यूमेंट्स पढ़े ना, ये कब तक आपको फाइल करना है? विद इन 6 months ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर
ऑफ द फॉरेन कंपनी टू विच द डॉक्यूमेंट रिलेट। तो जो भी फॉरेन कंपनी का एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर है उसके 6 महीने के अंदर आपको आरओसी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द सेट पीरियड बाय पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। मैंने 6 महीने का टाइम इन्होंने पहले बोल दिया कि भाई 6 महीने में तो आप फाइल कर दो, बट आप विथ किसी रीजन की वजह से आप 6 महीने में फाइलिंग नहीं कर पाते हो, तो वो बोलता है कि अगले 3 महीने में फाइल कर दो। मतलब टोटल पीरियड आपको 9 मंथ्स का मिल जाता है, बट 9 मंथ्स का तब मिलेगा जब आपको आरओसी परमिट करेगा, ऐसे ही नहीं कि आप 9 मंथ्स की डेडलाइन मान के चलें। क्लियर सर? अब जो भी इंडिया के बिजनेस के रिगार्डिंग आप बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो उसका ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट बताइए यहाँ पे। एवरी फॉरेन कंपनी शैल गेट इट्स अकाउंट्स पर्टेनिंग टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस। जो भी ग्लोबल बिजनेस हो रहा है उसके रिगार्डिंग उन्होंने नहीं बोला है, जो भी आपने इंडिया में जो बिजनेस किया है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपने प्रिपेयर करें उनका आपको ऑडिट करवाना है। शैल बी ऑडिटेड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया और अ फर्म एलएलपी ऑफ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है सर? बाकी का चैप्टर 10 जो कि ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में बात कर रहा है वो एज सिमिलर टू बेसिकली जो भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती हैं उनके जैसा ही फॉरेन कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा। शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू दी फॉरेन कंपनी। ठीक है सर? डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी, बेसिकली जैसे अपने इंडिया की जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि भाई अपने आउट ऑफ ऑफिस ऑफिस के बाहर, गोडाउन्स के बाहर या फिर कोई और आपका ब्रांच ऑफिस है उसके बाहर आपको अपनी कंपनी का पूरा नाम और उसका सिन लिखना है विद इन लेजिबल कैरेक्टर्स जो कि आसानी से पढ़ने में है। तो सिमिलरली ये जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में रजिस्टर होती है ना, इनके रिगार्डिंग भी रिक्वायरमेंट है कि भाई इनके जो भी ऑफिस हैं, ब्रांचेस हैं, गोडाउन्स हैं या कोई और प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उधर भी इनका नाम और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन जहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट हुई है वो दोनों चीज़ें इनको अपने ऑफिस के बाहर और सेकेंडली अपने लेटर हेड्स, बिल्स, उन सब पे प्रॉपरली लिखना है। एवरी फॉरेन कंपनी शैल आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस वेयर इट कैरीज ऑन बिजनेस इन इंडिया नेम ऑफ कंपनी फर्स्ट एंड द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड in English characters and also in character of the language in general use in the locality in which office or place is situated। तो जो भी आप डिटेल से लिख रहे हो अपना नाम और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पहला तो आप इंग्लिश में लिखो, सेकेंडली आप उस लैंग्वेज में लिखो, रीजनल लैंग्वेज में जहाँ पे भी आपका ऑफिस सिचुएटेड है। Cause the name of the company and the country in which the company is incorporated to be stated in legible English characters, all business letters, bill heads, letter paper, in all notices, other official publications of the company। तो ये सारी डिटेल्स आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हेडर में देनी पड़ेगी। इफ द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, जो भी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर हुई है उनकी लाइबिलिटी अगर लिमिटेड है तो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इन एवरी सच प्रोस्पेक्टस इशूड, और जो भी बिजनेस लेटर्स हैं, बिल हेड है, लेटर पेपर है, नोटिसेस हैं, एडवर्टीजमेंट है, अदर ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ कंपनी, तो उन सब पे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई हम ये जो कंपनी है इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। टू बी कॉन्स्पिशियली एग्जिबिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस वेयर इट कैरीज ऑन बिजनेस इन इंडिया in English language and also in legible characters of the language or one of the language in general use। तो बेसिकली दोनों जगह पे आपको देना पड़ेगा कि भाई आपकी कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी इज वेरी लिमिटेड। वेरी लिमिटेड मतलब जितनी भी लिमिटेड है वैसा। सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, बेसिकली अगर फॉरेन कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमें सर्व करना है तो वो हम कैसे सर्व करेंगे। तो आपको याद है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आपको एक पर्सन का एड्रेस लेना पड़ेगा जिसको अगर हमने डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया तो इट विल बी डीम्ड कि भाई वो फॉरेन कंपनी को हमने डिलीवर कर दिया। एनी प्रोसेस, नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन अ फॉरेन कंपनी shall be deemed to be sufficiently served if addressed to any person whose name and address have been delivered to the registrar under section 380। हम सेक्शन 380 में दो एड्रेस देते हैं, एक तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मतलब जहाँ पे भी वो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस दिया हमने। सेकेंडली एक पर्सन का देते हैं कि भाई अगर हमने इसको कोई भी कम्युनिकेशन सर्व किया है तो इट विल बी डीम्ड कि वो फॉरेन कंपनी को डिलीवर हो गया है। एंड लेफ्ट एट और सेंड बाय पोस्ट टू द एड्रेस विच हैज़ बीन सो डिलीवर टू द रजिस्ट्रार और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड ही होता है बेसिकली, क्योंकि आजकल सारा एमसीए का काम इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही होता है, भले देरी से हो बट उसी से होता है। और ये जो डिपेंचर के कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस हैं
या फिर एनुअल रिटर्न है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज है, बुक्स ऑफ अकाउंट है एंड देयर इंस्पेक्शन है, तो इन सब पे फॉरेन कंपनी के लिए अलग से कोई रूल बनेंगे या फिर जो डोमेस्टिक कंपनीज पे रूल्स एप्लीकेबल हैं, सेक्शंस एप्लीकेबल है, वही एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये बोलता है कि भाई जो भी अगर कहीं पे चेंज लिखा है कि भाई फॉरेन कंपनी की भाई ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, तो उस केस में तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन हो गया तो वो प्रिवेल करेगा। अदरवाइज जो भी रेलेवेंट प्रोविजन डोमेस्टिक कंपनीज के लिए सेम टू सेम फॉरेन कंपनीज के लिए भी रहेंगे जो कि इंडिया में रजिस्टर होती है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 इशू ऑफ डिबेंचर शैल अप्लाई मुतैतिस मुतैंदिस टू अ फॉरेन कंपनी। जो भी इशू ऑफ डिबेंचर के प्रोविजंस इंडियन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल थे वो फॉरेन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल रहेंगे। Section 92 Preparation and filing of annual return shall subject to such exception, modification and adaptation as may be made therein by rules made under this act apply to a foreign company as they apply to company incorporated in India। अगर कोई चेंजेस लिखे हैं सेक्शन 92 के रेलेवेंट रूल्स में कि भाई ये चीज़ें फॉरेन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबल रहेंगी। अब CSR की बात आती है। एज पर रूल 3 कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, ये क्या बोलता है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है विच फुलफिल्स द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 135(1), तो बेसिकली ये टर्नओवर नेटवर्थ की बात करता है कि भाई कंपनी अगर CSR पॉलिसी क्रिएट करने के रिगार्डिंग फॉल इन हो रही है तो वो फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 subject to such exception, modification and adaptation as may be made therein by rules made under this act apply to a foreign company as they apply to company incorporated in India। तो सेक्शन 135 बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। अगर उसके क्राइटेरिया में आप फॉलो कर रहे हो फॉरेन कंपनी तो वो भी CSR एक्टिविटीज फॉलो करेगी। एवरी फॉरेन कंपनी शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिटर्न इन फॉर्म FC4। अभी तक हमने फोर्थ फॉर्म पढ़ लिया है, FC1, FC2, FC3, FC4। तो हम FC4 में क्या फाइलिंग करते हैं, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग करते हैं फॉर फॉरेन कंपनी। तो यही एक अपने आप में एक्सेप्शन हो जाता है कि भाई नॉर्मली जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उनके लिए एनुअल रिटर्न जाता है MGT7 में, बट आपके लिए किस में जाएगा, FC4 में। विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर टू द रजिस्ट्रार कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स एज दे स्टूड ऑन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए क्या एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 128 टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरिंग इट टू कीप एट इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया द बुक्स ऑफ अकाउंट रेफर टू इन दैट सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मनीज रिसीव्ड एंड स्पेंट। कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं आपको, जहाँ पे आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो विद रिगार्ड टू मनीज रिसीव्ड एंड स्पेंट, सेल एंड परचेज मेड, assets and liabilities in the course ऑफ और इन रिलेशन टू इट्स बिजनेस इन इंडिया। बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट है, आपके एसेट्स का रिकॉर्ड रखेंगे, सेल्स का रिकॉर्ड रखेंगे, कैश का रिकॉर्ड रखेंगे कि भाई कहाँ पे आपका खर्चा हो रहा है, इनकम कहाँ से हो रही है, क्या सेल कितनी हो रही है, रेवेन्यूज कितने हैं, एवरीथिंग। ठीक है सर। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग क्या बोलता है, शैल अप्लाई मुतैतिस मुतैंदिस, चैप्टर 6 इज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो वो पूरा का पूरा चैप्टर एप्लीकेबल होगा ऑन दी फॉरेन कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया to charge on properties which are created and acquired by any foreign company। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई डाउट है कि भाई कंपनी की इंटीग्रिटी पे या बिजनेस पे, तो ये जो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजंस हैं ये भी अप्लाई कर जाएंगे टू द इंडियन बिजनेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी। इंडियन बिजनेस पे के रिगार्डिंग ही अप्लाई करेगा, जो भी आपका ग्लोबल बिजनेस है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फीस किस हिसाब से पे होगी, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स। ये बोलता है कि भाई कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस आपका फीस प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको यहाँ पर एप्लीकेबल फीस कितनी होगी। तो बेसिकली जो भी कंपनीज एक्ट में फीस का रिगार्डिंग प्रोविजंस है ना, वो सब यही रेफर करेंगे कि भाई आप इस रूल को रेफर करो। तो जहाँ पे भी आप अगर एग्जाम में फीस के रिगार्डिंग कुछ भी लिखते हो ना कि प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड रेलेवेंट फीस, तो वो फीस कहाँ से डिटरमाइन होती है, ये रेलेवेंट रूल से डिटरमाइन होती है। ठीक है सर। ये कुछ टर्म्स के मीनिंग है। सर्टिफाइड मतलब सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू बी अ ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन। ठीक है सर। डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद whose directions or instructions the board of director of the company is accustomed to act। ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे लिखता है इंक्लूड्स,
तो बेसिकली जो लोग डायरेक्टर हैं वो तो ठीक है, उन्हें तो हम डायरेक्टर मानेंगे ही। उनके अपार्ट अगर कोई और पर्सन है जिसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं, तो उसको भी हम डायरेक्टर की डेफिनेशन में मान लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे बेसिकली। जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो तो नॉर्मल टर्म समझ में आता है कि भाई कंपनी का ऑफिस या उसका गोडाउन या प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग XYZ, वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। बट ये जो शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस है ना, इसको भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस में इंक्लूड करेंगे। ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 386, ये 3 का कोई रेलेवेंस नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 22 ऑफ कंपनीज इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये हमने पढ़ लिया। फर्दर टू क्वालिफाई एज अ फॉरेन कंपनी, अ कंपनी मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। हम किस केस में किस कंपनी को फॉरेन कंपनी बोलेंगे, उसके लिए फीचर्स क्या होंगे। पहले तो कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। इट शुड हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में उसका कोई ना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो एजेंट के थ्रू हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो। द प्लेस ऑफ बिजनेस में चाहे उसके नाम पे होगा या एजेंट से होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होगा। एंड इट मस्ट कंडक्ट अ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एनी नेचर इन इंडिया, बेसिकली उसका कोई ना कोई इंडिया में बिजनेस होना चाहिए, तभी आप उसको फॉरेन कंपनी बोल पाओगे। अगर इंडिया में बिजनेस ही नहीं कर रही है तो फिर क्या ही सेंस बनता है उसको फॉरेन कंपनी को रजिस्टर करने का। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट मुंबई, हमने बोला कि शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है तो मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। विल बी ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनी प्रोवाइडेड इट कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, इस पे ध्यान दो। प्रोवाइडेड इट कंडक्ट्स एनी बिजनेस इन इंडिया, अगर वो बिजनेस नहीं कर रही है तो एक कंडीशन तो फेल हो गई ना, तो वो फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है वो फॉरेन कंपनी, बट रजिस्ट्रेशन के लिए उसको सारे कंप्लायंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है सर। In case of a company incorporated in Singapore for the purpose of carrying on business in Singapore, सिंगापुर में इंकॉर्पोरेट हुई, सिंगापुर में ही बिजनेस कर रही है, इट विल नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी। इट्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन सिटीजन इज इमटेरियल, भले वो इंडियन सिटीजन उसके 100% शेयर होल्डर्स हो, बट बिजनेस कहाँ कर रही है, आउट ऑफ इंडिया, तो कोई वो फॉरेन कंपनी के जो भी रेलिवेंट रेगुलेशन है इंडिया में उसको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर। In order to be a foreign company, it has to have a place of business in India and must also conduct a business activity in India. अगर बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में नहीं है तो फिर कोई सेंस नहीं है ना कि उसको रजिस्ट्रेशन क्यों ही कराना है। इसके बाद अपना टॉपिक है प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग, कि ये जो फॉरेन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी उसके रिगार्डिंग क्या रिक्वायरमेंट्स आएंगी। डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयर इन सेक्शन 387। Prospectus to be dated and signed. No person shall issue, circulate या distribute in India any prospectus offering to subscribe for securities of a company incorporated outside India, भले कंपनी का whether company has or has not established or when formed will or will not establish a place of business in India, भले कंपनी का place of India business में हो या ना हो या फिर बाद में होगा या नहीं होगा, unless the prospectus is dated and signed, prospectus dated होना चाहिए, signed होना चाहिए, और contains particulars with respect to following matters। कौन से following matters हैं, instrument constituting और defining the constitution of the company, बेसिकली कंपनी का MOA AOA या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी को डिफाइन करता हो कि भाई कंपनी का पर्पस क्या है। इनैक्टमेंट्स और प्रोविजंस बाय और अंडर विच द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वाज अफेक्टेड, बाहर के कौन से लॉज, फॉरेन के कौन से लॉज के अंडर ये कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है। एड्रेस इन इंडिया वेयर द सेड इंस्ट्रूमेंट इनैक्टमेंट्स और प्रोविजंस और कॉपीज देयर ऑफ इफ द सेम आर नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कैन बी इंस्पेक्टेड। बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनैक्टमेंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, कंपनी का जो MOA AOA या फिर कोई और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो हम कहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसका एड्रेस चाहिए। The date on which and the country in which the company would or was incorporated, ये कंपनी कहाँ पे इंकॉर्पोरेट हुई है, किस डेट को इंकॉर्पोरेट हुई है, वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। Whether the company has established a place of business in India, if so the address of its principal office in India, तो कंपनी का जो भी इंडिया में प्रिंसिपल ऑफिस है वो एड्रेस आपको देना पड़ेगा। States the matter specified under section 26, सेक्शन 26 किस बारे में, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, बेसिकली कि भाई
आपका ये जो प्रोस्पेक्टस है वो पूरी तरह कंप्लाई करता है कंपनीज एक्ट के रिक्वायरमेंट को, तो उसका डिक्लेरेशन साइन होगा बाय द आरओसी या फिर जो भी आपका कंसल्टेंट होगा उससे। ठीक है सर। प्रोवाइडेड दैट दीज पॉइंट्स 1, 2, 3 ऑफ पॉइंट ए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि मांगता है इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली एमओए एओए या फिर इनैक्टमेंट्स एंड प्रोविजंस या फिर एड्रेस इन इंडिया जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। शैल नॉट अप्लाई in case of prospectus issued more than 2 years after the date at which company is entitled to commence business। बेसिकली कंपनी को 2 साल हो गए इंडिया में बिजनेस करते हुए, अब 2 साल बाद अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो ना, तो आपको ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट को कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर। नो वेवर ऑफ कंप्लायंस इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 387(2), any condition requiring or binding an applicant for securities to waive compliance। बेसिकली जो भी हमने अभी तक रिक्वायरमेंट्स पढ़ी ना प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग की, वो डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होनी चाहिए या उसके साथ प्रोवाइड करनी होगी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ भी आप अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं लिख सकते जिससे कि उसको हम वेव ऑफ कर सकें। टू वेव कंप्लायंस विथ एनी रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय सेक्शन 387(1) or purporting to impute him with notice of any contract, document or matter not specifically referred in prospectus shall be void। अगर आप ऐसा कोई भी prospectus इशू करते हो जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते हो या फिर आप ऐसा इंप्रेशन देते हो कि भाई आपने सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करी है बट ऐसा एक्चुअल में आपने किया नहीं है, तो वो prospectus void माना जाएगा। It is to be understood that section 387 subsection 2 does not provide any exception with respect to the non-compliance of requirements stated under section 387(1) by any person responsible for issuing or circulating prospectus। तो ये सेक्शन 387 सबसेक्शन 2 बेसिकली नॉन कंप्लायंस के केस में बोलता है कि भाई अगर आपने प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट से नॉन कंप्लायंस किया है, प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है, 387 सबसेक्शन 1 से। अगर आपने उधर जो भी लिस्ट दे रखी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और आपने नहीं प्रोवाइड करी है, तो वो नॉन कंप्लायंस हो गया। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो आपका प्रोस्पेक्टस वॉइड हो जाएगा। अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अगर आप नॉन कंप्लायंस भी कर रहे हो और हम वॉइड भी डिक्लेयर ना करें, तो एग्जैक्टली सेम चीज इधर इस पैराग्राफ में लिखी हुई है कि भाई डस नॉट प्रोवाइड एनी एक्सेप्शन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट स्टेटेड अंडर सेक्शन 387 सबसेक्शन 1 बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग और सर्कुलेटिंग प्रोस्पेक्टस। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलॉन्ग विद प्रोस्पेक्टस। तो बेसिकली ये बोलता है कि भाई जब भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, जब भी आप फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इशू करोगे ना, तो उसके साथ साथ आपको प्रोस्पेक्टस भी इशू करना है। नो पर्सन शैल इशू टू एनी पर्सन इन इंडिया a form of application for securities of such company unless the form is issued with a prospectus which complies with the provisions of chapter 22 and such issue does not contravene the provisions of 388। तो बेसिकली जब भी आप एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो ना, उसके साथ साथ आपको प्रोस्पेक्टस भी इशू करना है। ठीक है सर। If it is shown that form of application was issued in connection with a bona fide invitation to a person to enter into an underwriting agreement विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, बेसिकली अगर आप अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के लिए ये फॉर्म्स इशू कर रहे हो ना, तो उस केस में आप प्रोस्पेक्टस नहीं भी इशू करोगे तो भी चलेगा। ठीक है सर। प्रोस्पेक्टस साथ में नहीं उसके प्रोवाइड करोगे, प्रोस्पेक्टस को आपको इशू करना ही है। ठीक है सर। सेक्शन 387 सब सेक्शन 4 फर्दर प्रोवाइड्स दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 387 शैल नॉट अप्लाई। बेसिकली जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट्स थी ना, कि उसका इनैक्टमेंट्स की डिटेल देनी है, प्रोविजंस की डिटेल देनी है या फिर एमओए एओए की डिटेल्स देनी है, एड्रेस देना है कि हम कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स किस केस में अप्लाई नहीं करेंगी वो हम देख रहे हैं। बेसिकली क्या बोलता है, राइट्स इशू के केस में बोलता है द इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ अ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन relating to securities whether an applicant for securities will or will not have the right to renounce in favor of other person। बेसिकली ये बोलता है कि भाई अगर कंपनी राइट्स इशू कर रही है ना, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो उस केस में आपको सेक्शन 387(1) की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट वेव ऑफ होती है। एक्सेप्ट इन सो फार एज इट रिक्वायर्स अ प्रोस्पेक्टस टू बी डेटेड। प्रोस्पेक्टस को डेटेड रखो, उस पर डेट लिखी होनी चाहिए, बट और सारी रिक्वायरमेंट्स की
और सारी रिक्वायरमेंट्स को वेव ऑफ करते हैं। ये कौन सा केस है? प्रोस्पेक्टस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी विच आर ऑलरेडी लिस्टेड, विच आर और आर टू बी ऑन all respects uniform with securities previously issued or for the time being held or quoted on a recognized stock exchange। तो बेसिकली जो कि सिक्योरिटीज फॉरेन कंपनी की ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर उसी वही क्लास ऑफ सिक्योरिटीज आप फर्दर इशू कर रहे हो ना, तो आपको अलग से दोबारा प्रोस्पेक्टस की जो 387(1) में रिक्वायरमेंट्स है वो आपके लिए वेव ऑफ कर दी गई है। लिस्टेड सिक्योरिटीज, ठीक है सर। अब सेम चीज दोबारा रिपीट करेगा। But as subject as aforesaid, Section 387 shall apply to a prospectus or form of application, whether issued or on or with reference to the formation of company or subsequently। बाकी केसेस में ये सेक्शन 387 अप्लाई करेगा, बट ये जो हमने ऊपर पढ़े केवल राइट्स इशू और लिस्टेड सिक्योरिटीज, उस केस में आपके लिए रिक्वायरमेंट्स वेव ऑफ होती है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 387 shall not apply to the issue of prospectus or form of application relating to securities of the company to existing members, basically rights issue वाला point है। फिर shall not apply dealing with offer for securities which are uniform in all respect with securities previously issued, and such previously issued securities are listed on a recognized stock exchange। However, provision relating to dating of prospectus shall continue to apply। basically इधर क्या बोलता है कि prospectus पे डेट होनी चाहिए कि किस डेट को वो इशू हो रहा है। ठीक है सर। Nothing in section 387 shall limit or diminish any liability which any person may incur under any law for the time being in force in India or under the Companies Act 2013। बेसिकली अगर कुछ भी मिस स्टेटमेंट होता है प्रोस्पेक्टस में, तो उसके लिए कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ भी आप नहीं, कुछ भी ऐसा लिखा भी होगा ना, तो भी उसके उससे बाउंड होकर हम ये नहीं बोल सकते कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनकी हम लाइबिलिटीज कम कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी उस प्रोस्पेक्टस में नहीं होना चाहिए। Nothing in section 387 shall limit or diminish any liability which any person may incur under any law for the time being in force in India or under the Companies Act 2013 apart from section 387। ठीक है सर। बेसिकली नॉर्मली होता है कि प्रोस्पेक्टस में आप एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट लिखते हो, बट एक्सपर्ट का स्टेटमेंट लिखने की कंडीशन है कि भाई उसने अपनी कंसेंट आपको रिटर्न में दे रखी है कि भाई आप मेरे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आप प्रोस्पेक्टस में लिख सकते हो। अगर उसने कंसेंट दी है तो आप लिखो, उसने वो कंसेंट विड्रॉ नहीं करी है तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज अगर उसने कंसेंट नहीं दे रखी, रिटर्न में आपको नहीं मिली है, तो आप वो प्रोस्पेक्टस में स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करोगे। और अगर कंसेंट देने के बाद उसने विड्रॉ कर ली कि भाई नहीं, मेरी को लग रहा है मेरा स्टेटमेंट गलत हो सकता है तो मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ करता हूँ, आप ये स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में मत इंक्लूड करना। तो ये दो केसेस में आप वो एक्सपर्ट की स्टेटमेंट को प्रोस्पेक्टस में रिलीज नहीं करोगे। नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट एनी प्रोस्पेक्टस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज फॉर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड या फिर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो उस केस में क्या बोलता है, अ प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर द प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट purporting to be made by an expert he has not given। अगर एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट नहीं दी है, he has not given और has before delivery of the prospectus for registration withdrawn। ये दो की पॉइंट्स हैं। he has not given फर्स्ट हो गया, withdrawn सेकेंड हो गया। क्या चीज? his written consent to the issue of prospectus with the statement included in the form and context in which it is included। तो यहां तक हमारा था ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे कि भाई अगर एक्सपर्ट ने अपनी जो कंसेंट दी, या तो पहली बात तो दी नहीं है, सेकेंडली अगर दी थी तो उसने विड्रॉ कर ली, तो आप एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते हो। फिर इधर से एक और पॉइंट स्टार्ट होता है, सेकेंड पॉइंट, कि भाई उसने अपनी कंसेंट दे दी, कंसेंट विड्रॉ भी नहीं करी, बट आपने प्रोस्पेक्टस में वो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करी, और देयर डज नॉट अपीयर इन द प्रोस्पेक्टस अ स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन एंड हैज नॉट विड्रॉन हिज कंसेंट एज अफोरसेड। तो दो केसेस में आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। या तो पहला कि भाई उसने अपनी कंसेंट नहीं दी है तब भी आपने उसका स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया हुआ है, या फिर कंसेंट देने के बाद उसने विड्रॉ भी कर ली कंसेंट, तब भी आपने वो स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर रखा है, तो आप उस केस में प्रोस्पेक्टस मत इशू करिए, ज़्यादा बेटर है। सेकेंडली उसने कंसेंट दे दी या फिर वो कंसेंट विड्रॉ भी नहीं करी, बट आपने वो स्टेटमेंट ही नहीं इंक्लूड किया प्रोस्पेक्टस में,
तो आप प्रोस्पेक्टस आपका गलत हो जाएगा। वही चीज बोलता है, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट in India any prospectus for subscription of securities of a company if where the prospectus includes a statement to be made by an expert has not given या फिर has withdrawn his written consent। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, उस प्रोस्पेक्टस में there does not appear in the prospectus a statement that he has given and has not withdrawn his written consent as aforesaid। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि भाई कहाँ पे आपका प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होना चाहिए। If prospectus does not have the effect where an application is made in pursuance thereof, rendering all persons concerned bound by all provisions of Section 33 and Section 44 as applicable। तो ये क्या बोलता है ना कि prospectus does not have effect of rendering all persons concerned bound by all the provisions of Section 33 या Section 40। तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस में ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए कि भाई जो भी लोग प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं वो लोग इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बाउंड हैं, बेसिकली बाउंड बाय ऑल द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33। सेक्शन 33 किस रिगार्डिंग है, इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर सिक्योरिटीज। सेक्शन 40 इज सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी आप सिक्योरिटीज फॉरेन कंपनी इशू करेगी वो सारी की सारी सिक्योरिटीज लिस्टेड ही होनी चाहिए और उनका एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल रहेंगे। For the purpose of this section, a statement shall be deemed to be included in a prospectus if it is contained in any report or memorandum appearing on the face thereof or by reference incorporated therein or issued therewith। तो बेसिकली ये जो हमने स्टेटमेंट की बात करी ना यहाँ पे, तो ये हम किस केस में मान लेंगे कि आपने कंप्लाई कर लिया है, अगर वो स्टेटमेंट किसी और डॉक्यूमेंट में भी इंक्लूडेड है तो भी हम मान लेंगे कि आपने कंप्लाई किया है उस रिक्वायरमेंट से। ठीक है सर। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, बेसिकली कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले ना आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैज और हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया unless before the issue, circulation or distribution of the prospectus in India, a copy thereof certified by the chairperson of the company and two other directors of the company having been approved by resolution of the managing body has been delivered for registration to the registrar। prospectus issue करने से पहले आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा। prospectus states on the face of it that a copy has been so delivered। prospectus पे लिखा होना चाहिए कि भाई prospectus की कॉपी रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहले डिलीवर कर चुके हैं। There is endorsed on or attached to the copy any consent to the issue of prospectus। बेसिकली prospectus में जो जो भी आपने स्टेटमेंट्स इंक्लूड किए हैं, फॉर एन एग्जांपल एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड किया है, तो एक्सपर्ट की कंसेंट जो आपने राइटिंग में रिसीव की थी उसको भी आप प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करेंगे। ठीक है सर। सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है सर। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी अनेक्स टू द प्रोस्पेक्टस। कौन से डॉक्यूमेंट्स, consent to the issue of prospectus from an expert, copy of contracts for appointment of MD or manager in case of contract not reduced in writing, a memorandum giving full particulars। बेसिकली की मैनेजरियल पर्सन के अपॉइंटमेंट्स या फिर मैनेजर के अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वो सारे आपको प्रोस्पेक्टस के साथ जोड़ने रहेंगे। कॉपी ऑफ एनी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट एंटर्ड विद इन प्रीसीडिंग 2 years। बिजनेस के अपार्ट अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं एंटर हुआ बट आपकी कंपनी ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है विद इन द पीरियड ऑफ 2 years, तो वो भी आपको यहाँ पे अनेक्स करना पड़ेगा। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, ये बेसिकली लिस्टिंग से सिक्योरिटीज के इशू से रिलेटेड रहता है, तो अगर आपने कोई अंडर राइटिंग एग्रीमेंट भी साइन किया है तो वो भी आपको अनेक्स करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इफ प्रॉस्पेक्टस इज साइन थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डायरेक्टर्स। हमें पता है कि भाई डायरेक्टर्स अगर अवेलेबल नहीं है साइन करने के लिए तो उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में रजिस्टर हो रही है और अगर उसको अपनी लिस्टिंग करवानी है या फिर सिक्योरिटीज इशू करनी है तो उनकी सिक्योरिटीज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के फॉर्म में इशू होती है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर्स है ना उसके बारे में बात किया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल 2014, IDR means any instrument in the form of a depository receipt created by a domestic depository in India। जो भी इंडिया में
डिपॉजिटरीज है ना, वो इसको इशू कर, इसके रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस देखती हैं. एंड ऑथराइज्ड बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मेकिंग एन इशू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीट्स. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced, the central government may make rules applicable. सेंट्रल अभी तक जो भी इसके रिगार्डिंग रूल्स प्रिपेयर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी. रूल्स किस रिगार्डिंग होंगे? द ऑफर ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर इशूड इन कनेक्शन विथ आईडीआर. तो बेसिकली जो भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे आईडीआर के रिगार्डिंग, उसके उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी. द मैनर इन विच द आईडीआर शैल बी डेल्ट विद इन अ डिपॉजिटरी मोड एंड बाय कस्टोडियन एंड अंडरराइटर्स. तो ये सब पार्टीज होती हैं. जब भी आप आईडीआर इशू करते हो ना, तो एक कस्टोडियन होता है, एक डिपॉजिटरी होती है, फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, फिर आपका इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट होता है जो कि इशू होता है, उसके अगेंस्ट आपको फॉरेन कंपनी को फंड्स मिलते हैं. तो ये सब पार्टीज होती हैं जो कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स को इशू करने के काम में आती है. The manner of sale, transfer or transmission of IDR by a company incorporated outside India will or will not establish any place of business in India. तो इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. No company incorporated or to be incorporated outside India has not established place of business in India shall make an issue of Indian depository receipts unless it complies with the conditions mentioned under this rule in addition to the SEBI ICDR regulations 2009 and any directions issued by RBI. तो बेसिकली जब भी आपको आईडीआर इशू करना है ना, तो वो लिस्टिंग ही होगा. तो उसमें आपका अगर लिस्ट हो रहा है तो वो सेबी के रेगुलेशंस आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे. और सिंस आप फॉरेन एंटिटी है तो आपको आरबीआई का भी अप्रूवल लगेगा कि भाई फेमा के रिक्वायरमेंट्स आपने कंप्लाई करी है या नहीं करी है. ठीक है सर. Rules relating to offer, disclosure requirements and manner of transfer, sale, etc. related to IDR are contained in Companies Registration of Foreign Company Rules 2014. ठीक है सर. ज़्यादा मेजर इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं आपको बोला है पढ़ने के लिए, केवल इतना ही बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर करती है. किस रिगार्डिंग? ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स आप ऑफर कैसे करोगे, इसके रिगार्डिंग जो प्रोस्पेक्टस होगा उसमें डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, मैनर इन विच आईडीआर शैल बी डेल्ट विद इन अ डिपॉजिटरी मोड or by a custodian and underwriters, the manner of sale, transfer and transmission of IDRs. अब इसके बाद अपना टॉपिक है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन. ये क्या बोलता है ना, सेक्शन 234(1) states that provision of chapter 15 unless otherwise provided under any other law for the time being in force, मतलब चैप्टर 15 अप्लाई करेगा म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू स्कीम्स ऑफ मर्जर्स एंड अमलगमेशन बिटवीन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. या तो एक तो कंपनी होगी जो इंडिया में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सेकेंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सच कंट्रीज एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. बेसिकली ये बोलता है कि जब भी आपका मर्जर या अमलगमेशन होना होगा जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया के बीच में, तो उस केस में चैप्टर 15 मतलब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन का पूरा चैप्टर एप्लीकेबल होगा. उसी के अकॉर्डेंस में आप ये अपना मर्जर और अमलगमेशन कर सकते हो. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई इन कनेक्शन विद मर्जर एंड अमलगमेशन प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन. तो वो बोलता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है जब भी उसे ऐसा रिक्वायरमेंट लगेगा. तो दैट्स फाइन. सेक्शन 234(2) क्या स्टेट करता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इनफोर्स. बेसिकली कोई और अगर लॉ एप्लीकेबल हो रहा है तो उसके साथ साथ अ फॉरेन कंपनी मे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई merge into a company registered under this act or vice versa and the terms and conditions of the scheme of merger may provide. जो भी स्कीम ऑफ मर्जर की जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उनमें ये भी लिखा होगा कि भाई पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर ऑफ द मर्जिंग कंपनी इन कैश या फिर डिपॉजिटरी रिसीट्स और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन डिपॉजिटरी रिसीट्स एज द केस में बी एज पर द स्कीम टू बी ड्रॉन अप फॉर द पर्पस. तो ये जो कंसिडरेशन पे करना होगा इसके रिगार्डिंग आरबीआई का अप्रूवल लगेगा इन्हें, जो भी कंपनीज आपस में अमलगमेट हो रही हैं, क्योंकि इसमें फॉरेन कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है. राइट सर.
Expression foreign company means any company incorporated outside India whether having a place of business in India or not. ठीक है सर. Application of section 34 to 36. 34 to 36 sections किस रिगार्डिंग है पहले वो देख लेते हैं. Criminal liability for misstatement in prospectus, civil liability for misstatement in prospectus. Section 36, punishment for fraud inducing persons to invest money. तो सेक्शन 391 क्या बोलता है ना, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 to 36 शैल अप्लाई टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन 389 एज दे अप्लाई टू प्रोस्पेक्टस इशूड बाय एनी इंडियन कंपनी. तो बेसिकली ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ये जब भी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी ना, तो इसके ऊपर ये अगर उसने कोई मिस स्टेटमेंट किया है या फिर कोई फ्रॉड करने का प्लानिंग किया है, तो उस केस में सेक्शन 34, 35, 36 रिस्पेक्टिव अपने आप एप्लीकेबल होंगे और उसी अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटी डिटरमाइन की जाएगी. या तो वो सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस इशू करेगा या फिर आईडीआर इशू करेगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स. ठीक है सर. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 376. 376 क्या बोलता है, पावर टू वाइंड अप फॉरेन कंपनीज ऑल्दो डिसॉल्व्ड. बेसिकली सेक्शन 376 डील्स विद द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 20, दैट इज चैप्टर ऑन वाइंडिंग अप, shall apply mutatis mutandis for closure of the place of business of a foreign company in India if it were a company incorporated in India, in case such foreign company has raised money through offer or issue of securities under this chapter which have not been repaid or redeemed. तो बेसिकली अगर किसी भी फॉरेन कंपनी ने कोई भी फंड्स रेस किए हैं इंडिया में और अभी तक उन्हें रीपे नहीं किया है, तो जो वाइंडिंग अप का चैप्टर है, चैप्टर 20 वो अप्लाई करेगा और उसी अकॉर्डिंग ये फॉरेन कंपनी वाइंड अप होगी, जैसे ऐसा मान के कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है. ठीक है सर. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन. बेसिकली ये जो फॉरेन कंपनी आप इंडिया में रजिस्टर कर रहे हो, इसके जो भी हमने अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े, अगर आपने उनमें से किसी का भी कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लेविएबल होगी. विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 391. 391 हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई अगर आपने फ्रॉड किया है, मिस स्टेटमेंट किया है, तो कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, वो तो होंगे ही एप्लीकेबल. और इफ अ फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 22. चैप्टर 22 कौन सा है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. फॉरेन कंपनी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज. और अगर कंटिन्यू होता है ऑफेंस, एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज. और ऑफिसर पे कितनी फाइन लगेगी, नॉट लेस देन 25,000 विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज. ठीक है सर. ये समरी दे रखी है कि भाई 1 लाख से 3 लाख की रेंज तक फाइन लगेगा फॉरेन कंपनी पे. एडिशनल फाइन कितना लग सकता है, 50,000 पर डे. और ऑफिसर के लिए कितना है, 25,000 to 50,000. ठीक है सर. कंपनीज फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर नॉट टू अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो बेसिकली ये बोलता है कि भाई अगर आपने भले कोई भी प्रोविजंस फॉरेन कंपनी के ऊपर जो भी एप्लीकेबल थे उनमें से किसी से कॉन्ट्रावेंशन किए कर दिया, ठीक है, मान लिया, बट आपने अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं, तो सिंस आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है उसकी वजह से हम ये नहीं बोलेंगे कि वो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वॉइड है. बेसिकली वो इन्फोर्सिएबल नहीं है. वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड रहेंगे और कंपनी अपना बिजनेस करेगी. Any failure by a company to comply with the provision of Chapter 22 shall not affect the validity of any contract, dealing or transactions entered into a company or its liability to be sued in respect thereof. तो बेसिकली कंपनी के ऊपर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एप्लीकेबल रहेंगे, बट ये होगा कि भाई कंपनी के साथ अगर कोई भी धोखाधड़ी हुई या फिर कोई भी कंपनी को किसी और को सू करना है तो वो कंपनी के पास राइट नहीं रहेगा. However, the company shall not be entitled to bring any suit, claim any set off, make any counterclaim or institute any legal proceeding in respect of any such contract, dealing or transaction until the company has complied with the provisions of Companies Act 2013. ठीक है सर, समझा. बेसिकली अगर कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है ना और उसको करेक्ट नहीं करती है, तब तक तो कंपनी कहीं भी अपना कोई भी राइट इन्फोर्स नहीं कर सकती है. रूल 12 ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज, ये क्या बोलता है, एक्शन फॉर इम्प्रॉपर यूज और डिस्क्रिप्शन एज अ फॉरेन कंपनी. तो बेसिकली अगर कोई भी कंपनी है, इट स्टेट्स दैट इफ एनी पर्सन और पर्सन ट्रेड्स और कैरी ऑन बिजनेस इन एनी मैनर अंडर एनी नेम और टाइटल और डिस्क्रिप्शन एज अ फॉरेन कंपनी,
कोई भी इंसान है वो अपने आप को फॉरेन कंपनी की तरह रिप्रेजेंट करके अपना बिजनेस कर रहा है, रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, दैट पर्सन और ईच ऑफ दोज पर्सन अनलेस ड्यूली रजिस्टर्ड एज फॉरेन कंपनी, अगर आप फॉरेन कंपनी की तरह रजिस्टर्ड नहीं हो तो एक्शंस लिए जाएंगे फॉर इन्वेस्टिगेशन, शैल बी लायबल फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210 ऑफ द एक्ट एंड एक्शन कॉन्सिक्वेंट अपॉन दैट इन्वेस्टिगेशन शैल बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्सन। तो बेसिकली पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर जो भी डिटरमाइन होगा उसी अकॉर्डिंग एक्शंस लिए जाएंगे उस पर्सन पे। एग्जेम्पशंस अंडर दिस चैप्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि अगर आपको उसको किसी भी प्रोविजन के रिगार्डिंग आपको एग्जाम करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट एनी क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज और हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो बेसिकली फॉरेन कंपनीज के रिगार्डिंग अगर कोई भी एग्जाम्पशन देना होगा ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन देगी। इन सो फार एज दे रिलेट टू दी ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन इन दी सिक्योरिटीज, requirements related to the prospectus and all matters incidental thereto in the IFSC under section 18 of SEZ Act 2005। तो बेसिकली जो भी फॉरेन कंपनीज IFSC में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करेंगी उनके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई भी एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी रिगार्डिंग इशू ऑफ सिक्योरिटीज, सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन अनाउंस करेगी। ठीक है सर, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजीली आपको समझ आ गया होना चाहिए। ये पूरा का पूरा प्रोसीजरल है कि भाई किस इंपॉर्टेंट इशू ये है कि आप फॉरेन कंपनी को डिटरमाइन करना सीख जाएं कि भाई फॉरेन कंपनी कब है, जब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया प्लस वो बिजनेस कर रही है इन इंडिया। अगर वो बिजनेस नहीं कर रही है इंडिया में तो वो फॉरेन कंपनी नहीं मान सकते आप। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ आया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स and wish you luck for the same. Thank you. All the best. Bye bye.